एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। इस स्पेसिफिक सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और मैं आपको बताती हूँ हर बार एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आज इस सेशन में मैं आपके साथ 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स डिस्कस करूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब आईपीआर। ऑल्दो ये सब्जेक्ट क्लैट में या फिर एनएलडी के पेपर में इतना प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन यदि मैं डीयू एलएलएम की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पेपर से 3 से 4 क्वेश्चन देखे ही हैं कि पेपर में पूछे गए हैं। और जो बेसिक टॉपिक्स आपको कवर करने हैं आईपीआर में, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स का ओवरव्यू कवर करना है। दैट विल इंक्लूड सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस लॉज, यदि कोई करंट लीगल हैपनिंग हुई है तो। आईपीआर में इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो हमें ये याद रखना है कि हमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज, इन सबको भी डिटेल में कवर करना होगा आईपीआर के लिए स्पेसिफिकली। मुझे ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ट्रेडमार्क में द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रूल है, क्या टेस्ट है, क्या डॉक्ट्रिन है। देन वी शुड ऑल्सो हैव अ फर्म नॉलेज अबाउट कॉपीराइट। कॉपीराइट का बेसिक एंड सब स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है दो पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो किन सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कॉपीराइट मिलता है, कॉपीराइट का टर्म एंड टेन्योर क्या है, एंड इसमें पूछते हैं राइट्स के बारे में क्वेश्चन। मोरओवर प्लस द टेस्ट ऑफ ओरिजिनलिटी। तो मुझे इस टॉपिक से इतनी बातों को कवर करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन का बहुत बेसिक कवर करने की जरूरत है, कभी एसेंशियल्स पे क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अदरवाइज ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड इट्स पेटेंट। ठीक है, पेटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेटेंट का भी हमें बेसिक कवर करना है, बहुत एडवांस क्वेश्चन या बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। देन अ बेसिक अबाउट जीआई, कोई रीसेंट जीआई ग्रांट किया हो वो। ठीक है, देन a basic about domain name, international treaties and conventions for all kinds of IPR। हर तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बेसिस पे जो भी कन्वेंशंस हैं, कॉपीराइट का कन्वेंशन है तो वो, ट्रेडमार्क का कन्वेंशन है तो वो, तो ये सब हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीआर में। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से साल में इंडिया ने एक्सेप्ट किया टू द नाइस एग्रीमेंट। नाउ नाइस एग्रीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडमार्क। तो जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस स्पेसिफिक एग्रीमेंट के बेसिस पे for the purpose of registration of marks, Vienna Agreement establishing an international classification of figurative elements of marks. Now see, the international classification is established by international agreements. तो हम कौन से क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, हमसे ये बात स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में पूछी गई है। सो द करंट एंड लैंडमार्क आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2019, क्योंकि 2019 में हमने अपग्रेड करा अपना क्लासिफिकेशन एंड वी डिसाइडेड टू गो ऑन विद द 2019th वर्जन ऑफ इट। Alright, so that is why this question has been asked and this question is from 2020 का पेपर। So 2020 में 2019 का ये क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये नया अमेंडमेंट था इन द स्ट्रीम ऑफ आईपीआर, तो ये पूछा गया। So by this we should understand that any kind of new amendment or new introduction in IPR laws will be very important for the upcoming examination. Alright, then what is the concept of originality under the Designs Act? तो मैंने जैसे बताया कि आपको डिजाइन के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे ओरिजिनलिटी हम कॉपीराइट वाला प्रिंसिपल उठा के नहीं देखेंगे, यहाँ पे हमें ओरिजिनलिटी बताना है इन रेफरेंस टू डिजाइंस एक्ट। सो अकॉर्डिंग टू डिजाइन एक्ट द ओरिजिनलिटी शुड बी इन द एप्लीकेशन ऑफ डिजाइन। ठीक है, डिजाइन में बी एन ओल्ड वर्जन ऑफ इट बट द एप्लीकेशन ऑफ इट शुड बी ओरिजिनल एंड न्यू टू गेट प्रोटेक्शन अंडर द डिजाइंस एक्ट 2000 सॉरी। तो नॉवेल्टी जो है वो पैरामीटर है फॉर पेटेंट। ठीक है, और मियर डिस्कवरी पैरामीटर नहीं होता है फॉर द ग्रांट ऑफ आईपीआर एनीवे। सो इट्स ओरिजिनलिटी इन एप्लीकेशन। अब यही ओरिजिनलिटी यदि मुझसे कॉपीराइट के पर्सपेक्टिव में पूछी जाती तो आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट, क्योंकि मुझसे ये ओरिजिनलिटी अभी डिजाइंस एक्ट के पर्सपेक्टिव में पूछी है, तो मेरा आंसर अभी डिफरेंट है फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। ऑलराइट, देन maximum term of patent in India, the maximum term of patent protection is 20 years and after this the patent comes into public domain. So again it's a very what I should say, a very predictable, a very easy question based on the basic concepts of patent per se, तो ये ठीक है। then environmental law, अब देखो
मैंने तीन ही क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, क्योंकि आपसे आईपीआर में बेसिकली 3 या 4 क्वेश्चंस ही आते हैं एट मैक्स, उससे ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, वो भी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। तो हमें आईपीआर को इसी वर्जन के और इसी फॉर्मेट में कवर करना है। ऑलराइट, देन एनवायरमेंटल लॉ, सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, रियो डिक्लेरेशन है, कोई समिट है, तो ये सब हमको बेसिकली पूरा का पूरा पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि अभी इंडिया ने कोई नया एग्रीमेंट स्पेसिफिकली साइन किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, अभी अभी प्लास्टिक बैन का न्यूज आया है, तो वो किस ऑब्लिगेशन के अंदर आया है, क्या वो किसी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के अंदर आया है या फिर हमारे एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन के अंदर आया है, तो वो भी हमें बताना है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के प्रोविजंस, दैट इज द ईपीए एक्ट, ईपीए एक्ट के बेसिक प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। देन ओवरव्यू ऑफ अदर लेजिस्लेशन, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, हाँ एनजीटी एक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें स्पेसिफिकली द पार्ट ऑफ जूरिसडिक्शन, this is important, so you should see the part of jurisdiction from the NGT Act into brief for sure. Then some of the important case laws, well citizen case है, MC मेहता के cases है, MC मेहता हमें year के साथ याद रखना चाहिए, ठीक है। कोई केस पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का कमलनाथ हमें पता होना चाहिए। देन हमें सोवरेन फंक्शन क्या होता है, नॉन सोवरेन फंक्शन क्या होता है, ये पता होना चाहिए। देन दीज 3 कॉन्सेप्ट्स दे आर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनवायरमेंटल लॉ का टेक्निकली बेसिक है ये तीनों कॉन्सेप्ट्स। ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कौन सा होता है, रियो डिक्लेरेशन के कौन से स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर ये प्रोविजन मेंशन्ड है, हमारे कौन से लेजिस्लेशन के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को हमने इनकॉर्पोरेट करा है, तो ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए। इन तीनों के लैंडमार्क केसेस जिसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ, तो ये सब हमको ब्रीफली पता होना चाहिए। ऑलराइट, then let's discuss some of the brief questions. Under the Environmental Protection Act, which one of the following has the power to constitute authorities? जैसे मैंने बताया ईपीए के बेसिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा पर्टिकुलर अथॉरिटी है किसके पास पावर है टू एस्टैब्लिश एंड टू कॉन्स्टिट्यूट अथॉरिटीज? हियर द स्पेसिफिक क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंस इट्स एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन एज अ सेंट्रल लेजिस्लेशन, thus all the powers probably for making and constituting authorities is given to the central government under the act. So that's the correct answer here. We may get confused within the options, क्योंकि ये भी अथॉरिटी है ये भी अथॉरिटी, पर इन्हीं अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने का पावर किसके पास दिया है ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए ना ही सीपीसीबी आंसर होगा ना ही एसपीसीबी आंसर होगा, आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट, देन which among the following legal instruments is not related to climate change? कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं है, हमसे ये पूछा है। द करेक्ट आंसर इज नागोया प्रोटोकॉल, दिस इज नॉट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, बाकी तीनों जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। नॉट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, ऑलराइट, सो दैट्स इट, द करेक्ट आंसर योर इज ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन। देन जैसे मैंने बताया आपको पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन से एक क्वेश्चन तो हर साल फंसा ही है, तो हमें पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा डिटेल में कवर कर लेना चाहिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन लेज डाउन स्टेट इज द ट्रस्टी ऑफ, स्टेट को किसका ट्रस्टी बोलते हैं, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सो the property subject to trust might be made available to public. Yes, this is true regarding public trust doctrine. The property may not be sold. ये property का selling या purchase नहीं हो सकता क्योंकि इसका owner public होता है, सिर्फ और सिर्फ state जो है वो as a trustee act करता है for this property. Then the property must be maintained for a particular use. Up now, if a lake is there, then it should be used in that particular sense only and not for any other commercial purpose. So absolutely A is also right, B is also right, and C is also right. So D is the correct answer for this specific question. Okay? Then, in one of the following cases, the High Court of Uttarakhand declared the river Ganga and Yamuna as legal persons. किस केस में डिक्लेयर किया था कि रिवर गंगा और यमुना जो है वो लीगल पर्सन है, और इस लैंडमार्क केस ऑफ एनवायरमेंटल लॉ? द करेक्ट आंसर हियर इज मोहम्मद सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसी केस के अंदर ये डिक्लेयर किया गया था कि स्पेसिफिकली रिवर गंगा और यमुना जो है वो लीगल पर्सन ट्रीट किए जाएंगे, सो दैट्स अ लैंडमार्क केस। अब आप देखोगे ना तो आपको ऑप्शंस में ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ट्रस्ट मी 10 से 12 केसेस ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अराउंड ही ड्यू एलएलएम में केसेस बेस्ड क्वेश्चंस रोटेट करते हैं, तो आपको एनवायरमेंटल लॉ के इन क्वेश्चंस को तो प्रॉपर्ली कवर कर ही लेना चाहिए, दिस इज एडवाइजेबल। ऑलराइट, देन
Which among the following is the appellant forum for any person aggrieved by the award decision or order of the NGT? अब इसका आंसर मुझे कहाँ मिलेगा? इसका आंसर मुझे NGT एक्ट में मिलेगा. मुझसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि यदि मुझे NGT से अपील लेके जानी है तो मैं NGT के बाद अपील कहाँ लेकर जाऊंगी? Now see, NGT is a quasi judicial body, ठीक है, and after NGT the appeal directly goes to the Supreme Court of India. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड नॉट हाई कोर्ट. प्लीज रिमेंबर, एनजीटी क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से गवर्न होती है, एंड आफ्टर एनजीटी द सेकंड अपील गोज टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली. इट्स नॉट द हाई कोर्ट जहाँ पर ये अपील स्पेसिफिकली जाता है. ठीक है, देन ओके, दिस इज रिलेटेड टू कंपनी लॉ. अब कंपनी लॉ से काफी बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, पर हम इसमें टॉपिक्स बोलेंगे कि सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. शेयर से पूछ लिया है, डिबेंचर से पूछ लिया है, एमओए से पूछ लिया है, एओए से बोल रहा है, टाइप्स ऑफ कंपनी से भी क्वेश्चन आया है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से भी क्वेश्चन आया है. सो दिस इज एडवाइजेबल कि हम ब्रीफली पूरा कंपनी लॉ प्रॉपरली कवर कर ले, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है और काफी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. Which two types of the business structures are created via process of incorporation? Now see, this is a question you cannot predict it कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है. तो बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कंपनीज. अब मुझसे यहाँ पे पूछा है कौन से ऐसे बिजनेस स्ट्रक्चर हैं जो वाया प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेट होते हैं. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कंपनीज के लिए इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी होता है एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस मैंडेटरी होता है. सो दैट्स द करेक्ट आंसर हियर. देन on incorporation of a company, the registrar of the companies, in addition to certificate of incorporation, issues a unique identification number. इसे हम क्या बोलते हैं? What is the unique identification number called? Now see, it may not be a unique corporate number. It's not a unique identification number because that is for your Aadhaar. ठीक है, तो confusion इसमें से होगा. Now it's the correct answer here is option number B. It's not company identification number. The correct answer is corporate identification number. So we might get confused between these two options, but then we have to select the nearest and the correct answer. और हमें अब जैसे CIN होता है तो CIN का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे ही हर डायरेक्टर को DIN मिलता है जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपनी लॉ बेसिकली पता होना चाहिए to cover company law in detail. Alright, then which among the following remedies is available for a person who acted upon a false prospectus? मतलब something related to penalties, something related to offenses, ये भी हमारे लिए company law से important है. So here the correct answer is all of these. हम fraudulent misrepresentation के लिए भी sue कर सकते हैं, हम untrue statement के लिए भी compensation मांग सकते हैं, and we can also claim damages for the non-compliance of the requirements of section 26. So here the correct answer is all of these. अब ये हमको idea होगा तो ही हम ऐसे questions को approach कर पाएंगे, otherwise हम ऐसे questions को easily approach नहीं कर पाएंगे. Alright, then कौन सी नई टाइप ऑफ कंपनी इंट्रोड्यूस हुई थी थ्रू कंपनीज एक्ट 2013? इनमें से सो थ्रू कंपनीज एक्ट 2013 स्मॉल कंपनी भी उसी से आई, 1% कंपनी भी उसी से आई और एसोसिएट भी उसी से आई. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन विल बी ऑल ऑफ दीज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है. देन कौन इंस्पेक्ट कर सकता है रजिस्टर and filed documents at the office of the registrar? Now this is from partnership. This question is from partnership act. पार्टनरशिप एक्ट का भी बहुत बेसिक पूछा जाता है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं. ये स्पेसिफिकली पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 66 के अंदर दिया हुआ है, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज एनी पर्सन, बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर ओपन टू इंस्पेक्शन by any person. This is given under section 66 of the Partnership Act. So the correct answer here will be option number D for this specific question. Then पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? सो अकॉर्डिंग टू द एक्ट पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं.
इसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ना कॉन्ट्रैक्ट, ना एग्रीमेंट, ना एक्ट, क्योंकि हमसे पूछा है कि हम स्पेसिफिकली पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, तो हम उसको पार्टनरशिप डीड डेजिग्नेट करते हैं एंड दिस इज डेजिग्नेटेड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। तो क्योंकि एक्ट के हिसाब से दिस इज डीड विच इज डेजिग्नेटेड, thus the correct answer here will be option number C for this question. Then कौन सी पार्टनरशिप में नो एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन है? सो एज पर द एक्ट पार्टनरशिप एट विल जो होती है उसमें कोई भी ड्यूरेशन जो है वो डेजिग्नेटेड नहीं रहता है, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन वगैरह कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज पार्टनरशिप एट विल। उसके अलावा इन तीनों के अंदर ड्यूरेशन जो होता है, the duration and the extent of liability, ये सब फिक्स्ड होता है। Alright, so the correct answer is option A for this specific question. Alright, that's it for today's session. मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन चारों सब्जेक्ट से डिस्कस करें एंड आई होप ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको इससे ब्रीफ आइडिया लगा होगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या स्किप करना चाहिए फॉर दीज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स। इफ यू वांट अस टू ब्रिंग समथिंग एक्स्ट्रा, to drop a text in the chat box below, and if you want us to come up with some other videos and if you want us to cover something else, please tell us. Stay tuned on the YouTube channel of Legal Edge After College. And that's it. All the best. Prepare well and work hard for the upcoming examination.